हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 17 और 18 मई 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो भारत और यूएई के बीच हुए एक समझौते से संबंधित है। तो हाल ही में भारत और यूएई ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार और भारत को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये समझौता प्रधानमंत्री मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान हुआ, जहां उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। और ये समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता के दौरान ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सॉरी, आज मेरा आवाज़ थोड़ा सही नहीं है, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा लोग। यूएई जो है वो भारत को एलपीजी की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश है और ये भारत की लगभग 40% एलपीजी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इस लिहाज से यूएई तेल के लिहाज से भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भागीदार है और पिछले वर्ष भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा स्रोत था यूएई, जिसका हिस्सा भारत के कुल कच्चे तेल आयात में लगभग 11% था। अब रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार क्या होता है? तो ऐसे आपातकालीन कच्चे तेल भंडार होते हैं ये, जिन्हें वैश्विक आपूर्ति संकट या युद्ध जैसी परिस्थितियों में ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। अभी जैसे वैश्विक तेल संकट पैदा हो गया है अमेरिका और ईरान के बीच और इजराइल के बीच युद्ध की वजह से, तो ऐसे ही संकट की स्थिति में ये जो रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है ये काम आते हैं। भारत में इन भंडारों का प्रबंधन इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इन दोनों देशों के बीच और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझौते हुए, जैसे दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए फ्रेमवर्क समझौता, गुजरात के वाडीनार में शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए समझौता किया गया। साथ ही यूएई ने भारतीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में 5 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा भी की है। तो ये सारे समझौते हुए भारत और यूएई के बीच। नेक्स्ट टॉपिक नीदरलैंड और भारत से संबंधित है। तो भारत की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तहत नीदरलैंड ने 11वीं सदी की अनैमंगलम ताम्र पट्टिकाएँ ये भारत को वापस लौटा दी हैं। ये जो ऐतिहासिक ताम्र पट्टिकाएँ हैं, इसको लीडेन प्लेट्स के नाम से भी जाना जाता है और ये दुर्लभ अभिलेख दक्षिण भारत के शक्तिशाली चोल साम्राज्य के काल से संबंधित है और भारतीय इतिहास, प्रशासन और धार्मिक संरचना के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अनैमंगलम ताम्र पट्टिकाएँ जो है ये महान चोल शासक राजराज चोल प्रथम के शासनकाल की हैं, जिन्होंने 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक शासन किया था। भारत के दक्षिण भारत क्षेत्र में काफ़ी सफल शासन रहा था चोल साम्राज्य का और इसी से जुड़ी हैं ये ताम्र पट्टिकाएँ। इन ताम्र पट्टिकाओं में नागपट्टिनम स्थित चूड़ामणि विहार नामक बौद्ध मठ को दिए गए भूमि अनुदान और कर व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख मिलता है। और ये जो संग्रह है कुल 24 ताम्र पट्टिकाओं का संग्रह है, जिनमें 21 बड़ी और 3 छोटी प्लेटें शामिल हैं। इनका कुल वजन जो है वो लगभग 30 किलोग्राम बताया जा रहा है और सभी प्लेटें एक तांबे की अंगूठी से जुड़ी हैं, जिसपे चोल राजवंश की शाही मुहर लगी हुई है। तो इसको नीदरलैंड ने भारत को वापस लौटा दिया है। अब चोल साम्राज्य के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो चोल साम्राज्य ने 9वीं से लेकर 13वीं सदी तक दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया था और राजराज चोल प्रथम जो है इन्होंने तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, जो वर्तमान में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।
नेक्स्ट टॉपिक है हैदराबाद स्थित CSIR नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने यूपी के प्रयागराज से कानपुर के बीच एक प्राचीन भूमिगत नदी चैनल की पहचान की है। इस दबे हुए नदी मार्ग को पेलियो चैनल कहा गया है, जो किसी प्राचीन नदी के पुराने बहाव मार्ग को दर्शाता है। पेलियो चैनल क्या होता है? तो ये ऐसे पुराने नदी मार्ग होते हैं जो समय के साथ सतह के नीचे दब जाते हैं, लेकिन उसके अवशेष रेत, गाद और भूजल के रूप में संरक्षित रहते हैं, तो इसे ही पेलियो चैनल कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये खोज भूजल प्रबंधन, जल संरक्षण और प्राचीन नदी प्रणालियों के अध्ययन में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रयागराज से कानपुर तक फैला ये भूमिगत नदी मार्ग जमीन से लगभग 10 से 15 मीटर नीचे स्थित है और इसकी लंबाई करीब 200 किलोमीटर है। इस भूमिगत नदी प्रणाली की पहचान हेलीकॉप्टर आधारित एयरबोर्न जियोफिजिकल सर्वे के माध्यम से की गई है। तो ये प्रयागराज से कानपुर के बीच खोजा गया है ये भूमिगत नदी मार्ग। नेक्स्ट टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। क्या कदम बढ़ाया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों को छोड़कर अब न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या होगी वो 33 से बढ़कर 37 हो गई है। पहले 2019 में इसको बढ़ाकर 33 किया गया था, अब इसको बढ़ाकर 37 कर दिया गया है। और अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ पूछा जाए कितनी हो गई है संख्या, तो उनको लेके 38 हो गई है अब ये संख्या। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश संख्या अध्यादेश 2026 को जारी किया और ये अध्यादेश भारत के राजपत्र में उसी दिन अधिसूचित हो गया है। इस संशोधन के तहत सुप्रीम कोर्ट संख्या न्यायाधीश अधिनियम 1956 की धारा 2 में बदलाव किया गया है। पहले इसमें 33 न्यायाधीशों का उल्लेख किया गया था और अब उसके जगह पे 37 न्यायाधीशों का वर्णन कर दिया गया है। 33 न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा के 33 कब की गई थी? 2019 में, और अब 2026 में 37 कर दी गई है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 123। जब संसद का कोई भी सदन नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है, संविधान द्वारा प्रदान की गई है। लेकिन ये अध्यादेश 6 महीने तक वैलिड होता है। 6 महीने के अंदर उसको सदन की जो पहली बैठक होगी उसमें पेश किया जाता है और दोनों सदनों द्वारा अगर पारित हो जाता है तो वो अध्यादेश कानून बनता है, अन्यथा वो कानून नहीं बन पाता है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के जल शक्ति मंत्रालय और नीदरलैंड के बुनियादी ढांचा एवं जल प्रबंधन मंत्रालय के बीच 17 मई 2026 को गुजरात के महत्वाकांक्षी कल्पसर प्रोजेक्ट को लेकर एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। ये जो कल्पसर प्रोजेक्ट है ये खंभात की खाड़ी पर एक विशाल बांध और मीठे पानी के जलाशय के निर्माण से जुड़ा हुआ है। और इस सहयोग का उद्देश्य क्या है? भारत और नीदरलैंड के बीच जो सहयोग हुआ है उसका उद्देश्य क्या है? तो जल प्रबंधन और सतत बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता साझा करना। इस उद्देश्य से भारत और नीदरलैंड ने इस आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। कल्पसर प्रोजेक्ट जो है ये गुजरात की एक बहुउद्देशीय जल अवसंरचना परियोजना है, जिसके तहत खंभात की खाड़ी पर बांध बनाकर एक विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार करने की योजना बनाई गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई, पेयजल उपलब्धता और जल संरक्षण को मजबूत करना है और परियोजना में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन, सिंचाई सुविधाएं, सौराष्ट्र तथा दक्षिण गुजरात के बीच संपर्क को बेहतर बनाने की योजना शामिल है। नीदरलैंड जल प्रबंधन और समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है और इस परियोजना के तहत डच विशेषज्ञ जो हैं वो अपने अनुभव और तकनीकी ज्ञान को साझा करेंगे
और कल्पसर परियोजना के तहत खंभात की खाड़ी में गिरने वाली 7 नदियों के मीठे पानी को संरक्षित किया जाएगा। तो अगर ये भी क्वेश्चन आए कि कल्पसर परियोजना के तहत कितनी नदियों के पानी को संरक्षित करने का प्लान है, तो 7 नदियों को। इससे सौराष्ट्र क्षेत्र के 9 जिलों के 42 तालुकाओं में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलने की संभावना है। और इसके अलावा परियोजना दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के बीच यात्रा दूरी को 240 किलोमीटर से घटाकर करीब 60 किलोमीटर तक ला सकती है। इस परियोजना से भारत को आधुनिक जल प्रबंधन तकनीकों का लाभ मिलेगा। अब खंभात की खाड़ी, एक नोट है कि खंभात की खाड़ी को गल्फ ऑफ कैम्बे के नाम से भी जाना जाता है। तो हो सकता है इस टॉपिक को अगर ज्योग्राफी में पूछा जाए तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि गल्फ ऑफ कैम्बे के नाम से कौन सी खाड़ी प्रसिद्ध है, तो खंभात की खाड़ी। नेक्स्ट टॉपिक, भारत के प्रधानमंत्री स्वीडन की यात्रा पे गए हुए हैं और वहाँ उन्हें स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 17 मई 2026 को स्वीडन के गोथेनबर्ग शहर में स्वीडन के प्रतिष्ठित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने औपचारिक समारोह में उन्हें प्रदान किया। ये किसी भी विदेशी सरकार प्रमुख को दिया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है और प्रधानमंत्री को मिला ये सम्मान उनका 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान बन गया है। प्रधानमंत्री को ये सम्मान कमांडर ग्रैंड क्रॉस श्रेणी में दिया गया है और वर्ष 2025 में भारत और स्वीडन का जो व्यापार है वो 7.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। तो भारत स्वीडन का अच्छा व्यापार भागीदार बन गया है। और अगर इस पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। तो भारत के प्रधानमंत्री अब तक सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये उनका 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। नेक्स्ट टॉपिक भारत और स्वीडन से संबंधित ही हैं। तो भारत और स्वीडन ने 17 मई 2026 को अपने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देते हुए उन्हें औपचारिक रूप से रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया है। और ये घोषणा वही स्वीडन के गोथेनबर्ग में प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के बीच हुई वार्ता के दौरान की गई। इस नई साझेदारी में हरित परिवहन, सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकी, व्यापार, निवेश और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। भारत और स्वीडन रणनीतिक साझेदारी जो है ये 4 प्रमुख स्तंभों के आधार पर तैयार की गई है। कौन कौन से स्तंभ हैं? तो स्थिरता और सुरक्षा के लिए रणनीतिक संवाद, नई पीढ़ी की आर्थिक साझेदारी, उभरती प्रौद्योगिकी और विश्वसनीय कनेक्टिविटी तथा शेपिंग टुमारो टुगेदर। इसके तहत लोग, पर्यावरण, स्वास्थ्य और लचीलापन। तो इन 4 स्तंभों पर भारत और स्वीडन रणनीतिक साझेदारी को तैयार किया गया है और दोनों देशों ने भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026 से 30 जारी की है। ये योजना राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी सुरक्षा और जलवायु सहयोग के लिए संचालन रोडमैप के रूप में काम करेगी। और भारत और स्वीडन ने हरित परिवर्तन को सहयोग का प्रमुख क्षेत्र माना है। स्वीडन पर्यावरण संरक्षण और हरित तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल है, जबकि भारत जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने पर तेजी से काम कर रहा है। भारत और स्वीडन के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। कई स्वीडिश कंपनियां भारत में उत्पादन इकाइयां स्थापित कर रही हैं। दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों में व्यापार और निवेश को दोगुना करने का भी लक्ष्य रखा है। स्वीडन जो है ये उत्तरी यूरोप का एक नॉर्डिक देश है जिसकी राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। तो स्वीडन की राजधानी भी याद रखिएगा, स्टॉकहोम। ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू। अगर आप लोग को PDF डाउनलोड करना हो तो आप लोग ओनली BPSC की साइट या ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं।
वहाँ PDF के साथ साथ हर मंथ का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी अवेलेबल होता है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।